है। तो फिर उसके बाद ये बंद कर देना। देखो लो 20 हो जाए तो ये स्टार्ट कर देना, कैमरा चालू कर देना। ठीक है, बंद कर दो। याद रहेगा कैमरा कि मैं यहीं रहता। चलो खत्म कितने बजे होगी? 5:35 पे सेट करता हूँ। मैं मुझे उतना याद नहीं रहता जैसा बना सकता हूँ। हाँ 5:35 पे आपके अगली क्लास कितने बजे? 6 बजे। 6 से 7:30। You are now unmuted. हेलो हेलो हाँ सर। हेलो आलोक, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा आलोक, जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो किए तुमने? जी सर। अच्छा, उनमें कुछ दिक्कत आई? नो सर। तो आज आगे चले थोड़ा। जी समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। यस सर, आ रहा है, आ रहा है। एक्चुअली तुम्हें थोड़ी दिक्कत होती है ना हिंदी और इंग्लिश में, तो तुम थोड़ा बताते रहा करो तुम्हें कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, ठीक है? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हिंदी मीडियम का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया है। तो हम कोशिश करेंगे समझाने की पूरी, ठीक है? यस सर। तो जैसे मैंने कल थोड़ा बहुत तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया था, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हमने इनइक्वालिटी पढ़ लिया था, मोड भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, ठीक है? आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जैसे कल मैंने बताया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है हम क्या लिखते थे? ax² + bx + c = 0, ये लिखते थे। और हम क्या बोलते थे? a is not equal to 0. a is not equal to 0 because a not equal to 0 क्यों बोलते थे? if अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? ओनली इक्वेशन बन जाएगी bx + c। भाई a 0 हो गया तो ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म हट जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना। बट हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए हमारे पास? कम से कम जो पावर होनी चाहिए x की, वो कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी पावर होनी चाहिए x की? 2, ठीक है? हाँ। तो अब अगर हम बात करें तो इसको सोल्व करने के कुछ मेथड होते थे, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे पहले। किस किस मेथड से इसे सोल्व करते थे? पहला मेथड होता था फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड होता था? फैक्टराइजेशन, जिसे शायद तुम बोलते होंगे गुणनखंड करने वाला। जी सर, गुणनखंड। हाँ, जिसमें हम जैसे सोल्व करते थे, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले, जैसे मान लो मैंने लिखा x² - 3x + 3 या +2 ले लेते हैं, ठीक है?
इक्वल टू 0, इसे सोल्व करना है। तो हम कैसे करते थे, हम मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके गुणनखंड करते थे, याद है यस सर। भाई? इसको ऐसे सोल्व करते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। +2 हाँ, तो एक फैक्टर बन जाता था, इनको फैक्टर बोलते थे, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। और एक बन गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 जीरो मिलेंगे। तो कौन कौन से जीरो मिलेंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू x = 1 1। ठीक है, हाँ, तो इसे बोलते हैं सोल्व करना है इसे। ठीक है, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, ये तुम्हें आता होगा आराम से। ठीक है, यस सर। और दूसरा जो मेथड था वो हम बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसे क्या बोलते थे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये याद है ना, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जो हम लिखते हैं ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसके रूट्स लिखने हैं, रूट्स और जीरो, जिन्हें तुम क्या बोलते हो, मूल बोलते हो, क्या बोलते हो, मूल। ठीक है, उनका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बाय 2a। और दूसरा होता था x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता था। ठीक है, और ये जो चीज होती थी ये वाली, इसको हम एक नाम देते थे d, इसको हम d बोलते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, अब कल मैंने बताया था d के कारण क्या क्या हो सकता है। d के कारण पहला केस हो सकता था कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मतलब होगा, दो मूल होंगे उसके और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लो एक मूल 2 तो एक मूल 1, जो पिछले केस में आया था हमारे पास। जैसे पिछले इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो 2 मूल आए थे, एक 2 और एक ये आया था। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 हो गई, क्या हो गई, d की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास 2 रूट्स तो होंगे। ठीक है, पर 2 क्या होंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। और अगर तीसरा केस हो गया, जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन होगी x² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स क्या क्या होंगे, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, यही तो होंगे। ठीक है, अब अगर मान लो मैं अगर ऐसी इक्वेशन लिख दूं इसको कि x² इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ x² इक्वल टू 0, तो हमारे पास दोनों वैल्यू x की एक ही, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है, तो इसे बोलते हैं इक्वल है ये दोनों। ठीक है, हाँ, और जो तीसरा केस है, अगर हमारे पास d की जो वैल्यू थी, अगर वो क्या हो गई, लेस देन 0, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गई तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्या होंगे, नो रियल।
नो रियल रूट्स, इसका मतलब उसके कोई भी कटन बिंदु या मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में उन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये बात समझ में आई? और जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है? जैसे मान लो एक रूट हो गया 2+3 आयोटा, तो उसका दूसरा रूट ऑटोमेटिकली मिलेगा 2 - 3 आयोटा। ऐसा पढ़ा है? Yes. हाँ, इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। और ये आयोटा वालों को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। Yes. ये बात क्लियर हुई? जी अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो ax² bx + c = 0, तो हमारे पास इसके दो रूट्स होते हैं। एक मान लिया हमने अल्फा एंड बीटा, ये क्या है इसके रूट रूट्स। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को, x - अल्फा x - बीटा = 0, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये इक्वेशन ये हो जाएगी ना, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0, ये हो जाएगी, जी ठीक है। तो हमारे पास अब दो चीज आती है, एक आता है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है? मूलों का जोड़ क्या होता है? रूट सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। अरे जैसे मैं लिखूं अल्फा + बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? जो इसके जो दो मूल होंगे उनको अगर हम जोड़, उनका जोड़ क्या होगा? ये नहीं लिखेंगे -b/a, ये नहीं पढ़ा? अल्फा + बीटा, हाँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब उनका गुणानखंड, गुना क्या होगा? c/a हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा अल्फा × बीटा = c/a, a ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c, तो उनका सम ऑफ रूट होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा c/a, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ। यस तो अब अगर मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को बोला कि 2 and -3 are roots of a quadratic equation, ठीक है। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कि इक्वेशन क्या होगी वो, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी कट कट के आ रही हेलो, अभी आ सर रही है? आपकी आवाज कट कट के आ रही अभी आ रही हाँ है? जी अभी क्लियर आ रही है? सर थोड़ा थोड़ा कट रही है जी थोड़ा कट रहा है? जी अच्छा, जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है पूरा? सर ये जो आप एग्जांपल लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है एग्जांपल वाला अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है। अच्छा, 1 मिनट। अब जो लिख रहा हूँ ये दिख रहा है? यस सर चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तुम्हें कैमरा दिख रहा है? कैमरा मतलब यहाँ पे वीडियो दिख रहा है तुम्हें? हाँ
ओके, तो चलो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि मैंने बोला, ठीक है, कि हमारे पास -2 एंड -3, ठीक है, ये 2 रूट्स है। तो हमें फाइंड करना है कि इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब दिख रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? यस ठीक है, तो मैंने बोला -2 एंड -3 आर 2 रूट्स ऑफ, तो फाइंड द इक्वेशन, तो वो इक्वेशन बतानी है हमें क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कैसे किए? सर वही इस जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इसी पे मान रख दिया था। हाँ, मान रख दिया। तो देखो हमने क्या किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये -2 -3 इंटू एक्स, यही किया। यस सर। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -2 इंटू -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, भाई ये भी तो माइनस आया, ये भी एक माइनस पहले से लगा हुआ था, तो प्लस का 5x हुआ, और यहाँ पे प्लस का कितना हो गया, 6 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? जी ठीक है, आगे चले। यस तो अब अगर हमारे पास कोई भी रूट्स गिवन है तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें अगर रूट्स गिवन है तो हम कोफिशिएंट्स के अंदर रिलेशन बता सकते हैं। तो हमारे पास पता चल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। भाई हाँ, अब बात आती है हमारे पास, जब हमने जैसे अल्फा में बोलूँ, तो जैसे मान लो मैंने अल्फा बोला -b प्लस अंडर रूट, ये जो हमारा d था बाय 2a, इसको बोला था भाई, ये वाली चीज b² - 4ac थी ना, जी ठीक है। तो अगर ये जो b² - 4ac है, ठीक है, अगर d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो? पूर्ण वर्ग। हाँ, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग हो गया तो ये वर्गमूल हट जाएगा यहाँ से, यस सर। तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे नंबर आएंगे, वो रूट्स होंगे जो रेशनल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रेशनल रेशनल रूट्स, ठीक है। अगर d जो है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बार अगर ये पूर्ण मूल नहीं होगा, तो ये जो रूट्स होंगे ये कैसे होंगे? काल्पनिक। नहीं, काल्पनिक नहीं होंगे। काल्पनिक तो तब होंगे ना जब ये नेगेटिव हो। अभी तो हमने ये बोला केवल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो तुम काल्पनिक बोल रहे हो ना, वो उस केस में होगा जब ये क्या हो, हमारा नेगेटिव हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है d इज ग्रेटर देन 0, d पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे मान लो d की वैल्यू 17 हो गई, तो 17 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, नो ठीक है। तो ऐसे केस में जो रूट्स होंगे, ठीक है, आर इरेशनल। कैसे रूट्स होंगे? इरेशनल।
इरेशनल रूट्स, जैसे एग्जांपल 2 प्लस रूट 3 होगा एक, तो दूसरा होगा 2 माइनस रूट 3, ऐसे रूट्स होंगे कुछ, ठीक है। जी इरेशनल रूट्स भी किसमें होते हैं, ये भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, ठीक है। अगर तेरे को एक रूट पता चल जाए कि ये हमारा 2 प्लस रूट 3 है, तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरा रूट बता सकता हूँ 2 माइनस रूट 3 होगा। जो रूट वाली संख्या है उसके सामने वाला साइन बदल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, ठीक, आगे चलें। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अभी तक जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड है, ये आईआईटी में आते हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। कोशिश करो सोल्व करने की। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप? यस। हाँ, पढ़ के सोल्व करने की कोशिश कर लो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ में आया कुछ? मैं मदद करूं? सर मदद। हाँ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक का मतलब समझ में आया? जी। क्या मतलब कि जो अल्फा और बीटा है वो इस इक्वेशन के मूल है। तो इस इक्वेशन के मूल है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में पुट करा जाए तो वो इसको सोल्व मतलब सेटिस्फाई करेंगे। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसमें अल्फा पुट करूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 3 अल्फा, एक्स की जगह अल्फा पुट कर दिया तो इक्वल टू 0 मिलेगा। ये कह सकता हूँ। अगर मैं इसमें बीटा पुट करूं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई जो भी अगर हम रूट्स होते थे वो इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है हमें एक नई इक्वेशन बतानी है, राइट द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स होने चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 और उसका दूसरा रूट होना चाहिए बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। तो इसका मतलब अगर हमें इनकी वैल्यू मिल जाए तो मैं नई इक्वेशन बना सकता हूँ। जैसे मेरे को पहले वाले क्वेश्चन में -2 -3 पता था तो हमने इक्वेशन बना ली थी, ठीक है। तो अब देखो ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये चीज मेरे को यहाँ से मिल सकती है, मिल सकती है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ इस वाली इक्वेशन को तो मेरे को ये मिलता है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इक्वल टू -5, क्योंकि इसको इधर लेके इसकी वैल्यू मिल गई। यहां से ये समझ में आई। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं
ठीक है, -5, तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहां से आया मेरे पास बीटा स्क्वायर -3 बीटा इक्वल टू -5, ये आया। ये वाली वैल्यू अगेन इसमें पुट करते हैं तो हमें फिर से क्या मिला, 2 मिला। तो इसका मतलब जो नई इक्वेशन है उसके मूल क्या होंगे, 2 और 2। तो अब हमें वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका क्या था, चलो मैं यही बना देता हूँ। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू एक्स अल्फा, अल्फा बीटा। तो ये हमारे नए अल्फा और बीटा हो गए ना, जिसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। भाई हमें नए इनके लिए इक्वेशन लिखनी है, तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी ना, x² माइनस 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4x प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में। बी वाले में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला कि हमें अल्फा बीटा पहले इस इक्वेशन के रूट दिए हैं, पहली वाली इक्वेशन के। अब हमें नए रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो तो इक्वेशन क्या होगी ये बताना है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करना है, कोशिश करो। आया कुछ समझ में? तो आंसर निकला, कौन सा आंसर होगा? सर ए वाला आएगा। ए वाला आएगा, चेक करें। यस। चलो, तो आपने क्या किया होगा, हमें पता था अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है 2x² प्लस x टू x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितनी होगी बताओ? अल्फा है 1, भाई माइनस बी बाय ए होगी ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की, हाँ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की -1 है, तो क्या हो गया, -1/2 हो गया। भाई देखो इक्वेशन को इक्वेशन से कंपेयर करो ना। इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कौन सी होगी, x² के साथ वाली, b की वैल्यू कौन सी होगी, x के साथ वाली, c की वैल्यू कौन सी होगी, जो कांस्टेंट है, यही होगी। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, बताओ?
-1/2। -1/2 बिकॉज हमने अल्फा इंटू बीटा क्या डिफाइन किया था, c/a। तो c की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 2। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब हमें नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट हो 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो नई इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0। ये लिख सकता हूं भाई। हमने जो बेसिक से जो पहले फॉर्मूला बनाया था वही फॉर्मूला तो लगाया है यहाँ पे x जी। के। ठीक है, अब अगर इसे थोड़ा सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x² माइनस यहाँ पे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम ले लेता हूँ, और नीचे क्या बन गया, अल्फा इंटू अल्फा बीटा। और यहाँ पे x आ गया, और इधर इसको सोल्व करें तो क्या आ गया, 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हमारे पास देखो इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, कितनी है, -1/2। ठीक है, पुट कर दे दोनों वैल्यू। यस सर। अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन आई थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड ओवर अल्फा बीटा x 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस ऑफ -1/2 डिवाइड बाय 1/2 माइनस यही आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी कितनी थी, -1/2, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, -1/2। -1/2। ठीक है, और यहाँ पे x आएगा प्लस 1 इसकी वैल्यू थी -1/2 इक्वल टू 0। ये आएगा। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करें तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या इक्वेशन बन गई, x² माइनस x, और ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, -2 इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई फाइनली। ठीक है, तो ये हमारे किस ऑप्शन में था, सी में। सी में। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी। आपने कहाँ गलती करी थी, सर यही लास्ट वाले स्टेप में। हाँ, कैंसिल करने में गलती कर दी होगी, है ना। तो बस छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, सीख जाओगे। समझ में आया? आगे चले। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कल सिखाया था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है कल वाले ग्राफ? यस सर। एक बार फिर से बताऊं, क्या याद है? हाँ है? जी। रिवाइज कराऊं? यस सर। तो देखो, कल हमने 6 ग्राफ बनाए थे। हमने ग्राफ बनाया था पहले जब केस में a की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है, और d की वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ये जो a था ये भी क्या हो मेरा, ग्रेटर देन 0। तो अब आप बताओ, a जब पॉजिटिव होता था तो फेस किस तरफ होता था उसका, ऊपर से, ऊपर की तरफ, और जब d ग्रेटर देन 0 होता था तो वो लाइन को कितनी बार कट करता था, 2 बार। 2 बार। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, अल्फा, और इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, बीटा। तो ये हमारे ऊपर है, हम किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं, 2 रूट है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम पहले वाले को अल्फा बोले। ठीक है, अब अगर इधर हमारे पास a की वैल्यू हो गई लेस देन 0 और d की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में कैसा ग्राफ हो जाएगा ये, और नीचे की तरफ से 2 बिंदु ऊपर कर। हाँ, अल्फा एंड बीटा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा जो केस पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था अगर हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 0। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 होने पे क्या हो रहा था, सर वो एक बिंदु पर टच करते जाते हैं। हाँ एक बिंदु पर टच कर रहा था ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टच कर रहा है इस पॉइंट को बोलते थे हम इक्वल रूट्स। क्या बोलते थे, पर इक्वल रूट्स। ठीक है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। और ये जो अलग अलग है इन्हें हम बोलते थे डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर इधर a की वैल्यू नेगेटिव हो गई और d की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ होगा, नीचे की तरफ से लाइन को टच करते हैं। नीचे की तरफ लाइन को टच करते हुए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, समझ में आई बात। और अगर हमें तीसरे केस में जो दिया होता था, तीसरा केस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरे केस में जो दिया होता था वो दिया होता था a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, और d की वैल्यू लेस देन 0, ये दी होती थी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता था भाई, उसको कटी ऊपर से लाइन को भी टच किए। ऊपर से ही चला जाएगा। और इधर अगर a की वैल्यू नेगेटिव और d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन 0, तो वो लाइन को टच किए बिना नीचे से ही पास हो जाएगा। ये 6 केस हमने पढ़े थे। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको सोल्व करना है, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। सर ये वाला सॉल्व कराइए, इसके बाद वाला सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और हमें बतानी है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज पॉजिटिव। y देखो, y पॉजिटिव कब होता है, जैसे मान लो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, तो ये वाली जो 0 से लेकर ऊपर इंफिनिटी तक जो इक्वेशन जा रही है y की, ये y पॉजिटिव होता है। यस सर। और ये वाला पार्ट क्या होता है, y नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमें जब इसका ग्राफ बनाए, मान लो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बना, मान लो कहीं भी, ठीक है अभी, तो हमें वो x की वैल्यू बतानी है जहां पे ये y का पॉजिटिव पार्ट आ रहा हो। ठीक है, तो मतलब ये वाली लाइन आ रही है, वो y की वैल्यू पूछिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूं स्टेप बाय, ये मैं थोड़ा मिटा दूं। जी। हाँ, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बताओ। हाँ, a का वैल्यू 1 है। हाँ, a की वैल्यू 1 है, तो 1 कैसी है, ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आई भाई। हमें ग्राफ बनाने के लिए a और d के बारे में पता होना चाहिए ना। जी। इसके बाद हम d निकालते हैं। d क्या होता था हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d निकाल के बताओ कितना आया भाई। d क्या होगा, -7 का स्क्वायर 1 होगा, -4 इंटू 1 इंटू 12, तो कितना हो गया, 1 हो गया।
तो d इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, 1 भी ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये कौन सा केस बनेगा? सर वो डिस्टिंक्ट रूट वाला। हाँ, दो जगह कट करेगा क्योंकि d, ठीक है। जी। अब ये कट कहाँ पे करेगा? अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें। तो अगर मैं अल्फा और बीटा निकालूं, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस √d/2a, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस प्लस, तो से माइनस हो गया यहाँ पे d/2a। दोनों रूट्स निकाले ना इसके। या फिर तुम इसको फैक्टराइज करके भी सोल्व कर सकते हो, या तो ऐसे सोल्व कर लो, या फिर अगर हम इसको सोल्व करें, ये था x² -7x + 12 = 0। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आ गया x² -4x -3x + 12 = 0। ये बीच वाले टर्म को तोड़ दिया हमने, तो एक रूट आ गया x -4, सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास x -3 = 0। तो हमारे पास एक मिला x = 4 और दूसरा क्या मिला, x = 3। तो हम किसी को भी अल्फा बोलते हैं, मान लो कि ये हमारा अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 4 हो गई, और ये हमारा बीटा हो गया, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तीन चीजें निकालनी है जब भी ग्राफ बनाना है। सबसे पहले a के बारे में, दूसरा किसके बारे में पता करना है, d के बारे में, और फिर हमें तीसरा पता करना है उसके अल्फा और बीटा के बारे में, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ये पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट करेगा 2 पॉइंट पे, अब देखो हमें जो 2 पॉइंट पे कट करेगा वो इसके मूल होंगे, और इसके मूल क्या आए थे, 3 और 4, ठीक है। तो 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा नंबर लाइन पे, क्योंकि इधर +∞ होगा, इधर -∞ होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे 0 होगा फिर, और यहाँ पे 0 से ऐसे y एक्सिस जाएगी, भाई ये हमारी x वाली एक्सिस हो गई और ये हमारी y वाली एक्सिस हो गई, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वो x की वैल्यू बताए जहां पे ये y वाला यहां से लेके यहां तक y पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो और ये जो इस एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये y नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं -∞ से लेके 3 तक, यहां तक ये ग्राफ ऊपर है, देखो y पॉजिटिव का मतलब हो गया, ठीक है, अबव x एक्सिस, ठीक है, मतलब इस वाली एक्सिस से ऊपर की तरफ। और जब तुमसे पूछा जाए y नेगेटिव, तो उसका मतलब हो गया बिलो x एक्सिस, ठीक है। तो सब अब हमें हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था y पॉजिटिव, ठीक है, ठीक। y पॉजिटिव के लिए अगर मैं देखूं तो ये देखो यहां से लेके यहां तक ये ऊपर है, भाई यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ना कि यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो ये ग्राफ ऊपर है, y पॉजिटिव है ये, और यहाँ भी ये y पॉजिटिव है। ये जो हरा वाला ग्राफ है ये हमारा क्या है, y पॉजिटिव, ठीक है, y पॉजिटिव। तो अगर मैं देखूं ये हरा वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसे जाएगा -∞ तक, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू -∞ to 3, यहां तक ये ऊपर है, ठीक है, ये लिख सकता हूं। फिर ये कहां से ऊपर स्टार्ट हुआ, 4 से लेके आगे ऊपर ही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ यूनियन 4 to ∞। अगर मान लो अब हमें लिखना हो y नेगेटिव का आंसर, ठीक है, तो y नेगेटिव किस x के लिए है ये बताओ,
नेगेटिव कौन सा वाला पार्ट है इसका? 3 to 4 हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है इसका? y नेगेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 3 to 4 में ये नेगेटिव है। ये बात समझ में आई? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ऑप्शन में वो इनके ऑप्शंस बनाएगा, ठीक है, y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहां तक y पॉजिटिव था, कहां तक y नेगेटिव था। आगे चले, ठीक है। तो अब मैं, चलो पहले तुम एक क्वेश्चन ट्राई कर लो वैसा ही, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। तो तुम्हें ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, y इक्वल टू दिस, इसका। और तुम्हें दोनों बताने हैं, फाइंड रीजन फॉर y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, दोनों निकालने हैं ऐसे इस इक्वेशन के लिए। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? जो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था वही निकालना है, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन बदल गया है। ग्राफ बन गया। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ए की वैल्यू क्या हुई? ए की वैल्यू 0 से बड़ी। हाँ, तो ये पता चल गया ऊपर की तरफ होगा, मतलब ओपन ऊपर की तरफ। डी की वैल्यू आ गई? जी, 9। डी की वैल्यू आ गई, चलो बढ़िया। तो डी 9 आने से क्या पता चल गया? 0 से बड़ी है वो। हाँ, ऊपर की तरफ है। कितनी बार कट करेगा वो एक्सिस को? 2 बार। 2 बार। अब कट कहाँ पे करेगा? अल्फा और बीटा निकाले। 1 और 4। 1 और 4। तो 1 और 4 में 1 किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड, और 4 किधर होगा? राइट हैंड साइड। ठीक है, बन गया। उसके बाद देखो, कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा, मैं यहाँ पे बनाऊं, दिख रहा है तुम्हें भाई? ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, यहाँ पे तुम्हारा 1 आया होगा और यहाँ पे तुम्हारा 4 आया होगा। तो तुम जब पॉजिटिव के लिए बोलोगे तो पॉजिटिव के लिए क्या बोलोगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। पहले यही ऊपर था ना, फिर क्या बोलोगे? 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव वाला आंसर पता चल गया। नेगेटिव के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1 से लेके 4 तक। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे चले। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो कि इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus mx plus n equal to 0 are 10, 30 and 10, 15,
respectively. Then find the value of 2 plus n minus m. तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें? जी कोशिश करो. वैसे ही करना है जैसे हमने अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन किया था. बिल्कुल. चलो मैं बताऊं. चलो देखो, वो कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स है अल्फा, उसकी वैल्यू है 1030 और दूसरा है बीटा जिसकी वैल्यू है 1015. तो मेरे को ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा सबसे पहले. टेन 13 प्लस 10 15. 10 13 प्लस 10 15. पर इसकी वैल्यू क्या लिखते थे हम? माइनस बी बाय ए लिखते थे ना. अल्फा प्लस बीटा, तो बी की जगह क्या है यहाँ पे? एम, और ए की जगह कितना है? 1. तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस एम अपॉन 1. ये समझ में आया ये कैसे लिखा? यस सर. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो. अगर मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 10 30 10 15. 10 30 इंटू 10 15. यही होगा. ठीक है, बिल्कुल. तो ये नपानी. तो हम इसको क्या बोलते थे? सी अपॉन ए. भाई इसको हम बोलते थे जैसे माइनस बी बाय ए, इसको हम बोलते थे सी बाय ए. तो यहां से हो गया एन अपॉन 1. ठीक है. अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करना है फाइंड 2 प्लस एन माइनस एम. ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना. तो अगर मैं देखूं यहां से पिछले वाले इक्वेशन से, तो हमारे पास देखो m की वैल्यू पता चल गई. m की वैल्यू ये बन गई. यहां से अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू भी पता चल गई. ठीक है, m और n की वैल्यू मैं पुट करता हूं. तो मैं सबसे पहले n की वैल्यू पुट करता हूं. तो देखो n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? n की वैल्यू थी यहाँ पे 10 30 इंटू 10 15. तो पुट कर देते हैं 10 30 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री. यहाँ तक क्लियर? अब अगर हम देखें तो माइनस m की वैल्यू क्या थी? माइनस m की वैल्यू क्या थी? 10 30 प्लस 10 15. तो ये थी हमारे पास 10 30 प्लस 10 15. ठीक है, यही थी. अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए. अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब हमें इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी.
ठीक है। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती थी बताओ? tan of a plus b, tan of a plus b, tan of a plus tan of b 1 upon 1 minus tan a tan b. tan of b 1 माइनस tan a tan b. tan a tan b, यही होता था। Yes, sir. अब देखो, अगर हम ऐसा माने कि a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 15 है, तो हम इसको ऐसा लिखे एडजस्ट करके कि भाई tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, तो हमें इसको ऐसा लिख दें tan 30 प्लस tan 15, ठीक है, माइनस इंटू tan 15। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करें तो ये जो चीज है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1। तो अगर हम इसकी जगह 1 पुट कर दें तो इसका मतलब ये 1 हो गया, और इधर जो इक्वेशन आएगी वो आ गई tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। ये समझ में आया? Yes, sir. अब अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 is equal to tan 30 प्लस tan 15, ये बन जाएगा। Yes, sir. अब इसको इधर भेज दें तो ये क्या बनेगा, 1 इक्वल टू tan 30 प्लस tan 15, ठीक है, प्लस tan 30 इंटू tan 15। अब देखो, जिस इक्वेशन में हमें वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे हमें इस पार्ट की वैल्यू चाहिए थी भाई। अगर ये पार्ट हमें पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया था, ठीक। अब देखो, आगे हमने जब इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमें इस पार्ट की वैल्यू देखो यहाँ पे मिल गई, कितनी मिली? 1। तो अब अगर हम ये वाली वैल्यू वापस से उसमें पुट करते हैं यहाँ पे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है ये 2 प्लस इस पूरे की वैल्यू 1 इक्वल टू कितना होगा? 3। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि जो हमें फाइंड करना था 2 प्लस n माइनस m, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री या कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देंगे, सिंपल सा। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे चले। चलो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आप सोल्व करो, ठीक है? सोल्व करोगे? कोशिश करेंगे सर। अच्छा, चलो, अब आप मेरे को ये बताओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1060 and sin 30।
सर इसमें तो कोई समीकरण है नहीं। हाँ बिल्कुल सिंपल है, बट मैंने कुछ सिंपल ही दिया तुम्हें, ठीक है। वो समीकरण नहीं फाइंड करना, तुम्हें केवल इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर ऐसे रूट दे दिए जाएंगे तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन बताना है तुम्हें इसमें। अगर हमारे पास रूट ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में हो तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन बता दो। भाई हम ये लिख सकते हैं ना, देखो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो सिंपल सा जब इक्वेशन पूछा जाए तो इक्वेशन में तो जो भी चीज दिया हुआ है उसे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूं 1060 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। 1060 प्लस साइन 30, ऐसे लिखोगे इसे, तरीका हमारा वही रहेगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1060 इंटू साइन 30 इक्वल टू 0। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो बस इसमें। इसमें क्वेश्चन आगे नहीं पूछा है, थोड़ा पहले पूछा है बस। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई इसकी, √3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू इंटू एक्स। यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट कर दो, √3 इंटू 1/2, ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछेंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज आइडेंटिटी। अच्छा तुम ऐसे पढ़े होगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण पढ़े होंगे, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसा पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या होता था, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, ऐसा पता है कुछ। डी का मीनिंग मतलब सर पहचान। हाँ पहचान क्या होती है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ। चाहे देखो मैं 30 पुट करूं चाहे 60 पुट करूं, ये हमेशा बन ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। भाई अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो तुम क्या बोलोगे आंसर में कितना आएगा, 1। अगर मान लो मैं इस 30 को चेंज कर देता हूँ साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, तो भी आंसर क्या बोलोगे, 1।
1। तो इसका मतलब इसमें ये जो थीटा है इसको चेंज करने पे इसके आंसर पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू है ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब हम थीटा की कोई भी वैल्यूज पुट करें ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो ऐसा ही अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx plus c equal to 0 is satisfied by all values of x। जैसे हम यहाँ पे थीटा की बहुत सारी वैल्यू पुट कर रहे थे, ऐसे ही अगर हम x की यहाँ पे कितनी भी वैल्यू पुट करें और ये हमेशा ही 0 दे तो हम इसको क्या बोलने लग जाएंगे, आइडेंटिटी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, व्हेन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू क्या हो, 0। जब हमारे पास तीनों ही कोफिशिएंट a b c क्या हो, 0 हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एज ए आइडेंटिटी, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो पूछेंगे हमसे, जैसे मान लो इक्वेशन लिखी a² माइनस 1 इंटू x² a माइनस 1 x प्लस a³ माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which given equation is an identity। कि गिवन इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी हो जाए, सर x भी 0 होगा, x 0 नहीं होगा, x कुछ भी हो तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें हम जैसे जैसे x चेंज करें तो ये इक्वेशन हमेशा क्या दे, 0 दे। तो उसके लिए हमने कंडीशन बताई थी a b और c तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0, यही बताई थी कंडीशन पिछले। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी होने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें मेरे को a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 थोड़ी ना है, a की जगह पे क्या है, a क्या होता था, जो भी x² के साथ लिखा होता था वही तो a होता था, यही तो a है। चलो तुम यहाँ पे थोड़ा सा a से कंफ्यूज हो रहे हो, ये वाला जो पूरा x² के साथ जो लिखा होता था ये हमारा a है, तो a के जगह पे हमारे पास क्या आ गया, a² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी मेरे पास a प्लस 1 और एक -1 ये मिलेगी। इसका मतलब ये वाली चीज हमने सोल्व कर दी। अब अगर मैं बोलूं b इक्वल टू 0 तो b की जगह पे क्या है बताओ, भाई b कौन सा होता था, x के साथ वाला, तो b कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं c इक्वल टू 0 तो c की जगह पे क्या लिखा हुआ है बताओ, a³ माइनस 1,
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से भी ए की वैल्यू क्या मिली, 1। अब हमने जब तीनों इक्वेशन को सोल्व किया, जैसे हमने यहाँ पे तीनों को सोल्व किया था ना, तो हमें जो कॉमन वैल्यू मिली वो क्या मिली, जो तीनों में आई, 1। तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर a इक्वल टू 1 quadratic equation is an identity। समझ में आई बात कैसे फाइंड करनी है? ठीक है, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे मान लो हमने लिख के दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, ठीक है, या फिर इसको के स्क्वायर कर लो, एक्स के लिए क्या कर लो, इसे के स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमारे पास 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ के for which quadratic equation is an identity। तो इस बार तुम्हें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए, एक आइडेंटिटी हो जाए। सोल्व करो, वैसे ही सोल्व करना है। तो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन वाला कर लोगे? यस सर। हमेशा वो वैल्यू बतानी है जो कॉमन वैल्यू हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया एक, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के स्क्वायर एक्स 5 माइनस के इक्वल टू 0। अब अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? तो 2 ही होगा। 2 नहीं होगा। अब देखो हमने क्या बोला था, वो हमेशा कॉमन होना चाहिए तीनों में। सबसे पहले अगर हम इसको सोल्व करते हैं a इक्वल टू 0 के लिए, तो हमें यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने पे मिल रहा है 3k प्लस 2। इसको सोल्व करने पे तुम्हें क्या क्या मिला था बताओ? 1 2 1 और 2, ठीक है। हाँ, जब हम b इक्वल टू 0 कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हें क्या क्या मिला था बताओ? 2 और माइनस 2। जब तुम c इक्वल टू 0 कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? 5। ओनली 5। तो इन तीनों में कॉमन है कुछ? नो सर। ठीक है, तीनों में होना जरूरी है उसे। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे नो वैल्यूज ऑफ k फॉर विच above equation becomes an identity। ठीक है, तो k की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये एक आइडेंटिटी बन जाए। हमेशा तीनों में होना जरूरी है उसका। अगर तीनों में नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2 में होने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे वो करेंगे कंफ्यूज तुम्हें। ठीक है, समझ में आई बात? चलो यस सर। अब आगे पूछता हूं मैं।
अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है, ठीक है, तो नेचर से क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? और उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव। क्या? सर उसकी प्रकृति मतलब वो किस कोऑर्डिनेट में स्थित है या हाँ, मतलब वही जो हमने ग्राफ बनाया था कि उसका ग्राफ कैसा होगा, उसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, जी। यही सब इसका मतलब ये होगा। ठीक, अब बात आती है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे मान लो पहली इक्वेशन है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। अब मान लो इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसके भी कुछ रूट्स होंगे, मान लो इसके रूट्स हो गए अल्फा एंड कुछ नया रूट्स हो गया गामा। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो दोनों में क्या है, एक कॉमन है, यस सर। ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन होती है, इफ वन रूट इज कॉमन, क्या हो, वन रूट की कम। मतलब इन दोनों इक्वेशन में अगर एक ही रूट ऐसा हो जो कि क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ठीक। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं कि भाई अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं। यस सर। और उस इक्वेशन में भी अल्फा पुट करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं c अल्फा स्क्वायर प्लस d अल्फा e इक्वल टू, प्लस ई 0। ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व करके अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सोल्व एंड फाइंड अल्फा, ठीक है। तो तुमने डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करना आता है? क्या सर? जो डिस्क्रिमिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में जो सॉल्व करते थे, जी सर आता है। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी डी ई माइनस अल्फा अपॉन ए सी सी ई और 1 अपॉन ए बी डी ई। इसको सोल्व कर लोगे? जी। तो इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। तो वहां से हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन बन जाएगी, इसे बोलते हैं कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। तो चलो अभी टाइम हो गया है, फिर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो तुम्हें किताब मिली है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, सब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बंद करें आज की क्लास, चलो ठीक है, बाय बाय, ठीक है। थोड़ा पढ़ना, एंड करूं? यस सर। चलो।
एंगल गिर जाता है। हो गया सर। हाँ, तो 6 बजे आपका वहाँ ठीक है, आप तू देख ले कैमरा वैमरा बीच में देख का आ जाए।